गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 43वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 19 करने जा रहे हैं। क्लास 18 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पेपर 2 का, सेक्शन 1 का, पॉलिटी का। तो चलिए देखते हैं आज क्लास 19 और हिस्ट्री का भी वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है। वो पूरा वीडियो आपको 69वीं से 39वीं तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं क्लास 43वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2001। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की वर्ग रचना में जाति की क्या भूमिका है? भारत की वर्ग रचना में जाति की क्या भूमिका है? उत्तर, भारतीय उच्च मध्यम एवं निम्न वर्गों में सामान्यतः जातियों की उपस्थिति दर्शाते हुए आधुनिक समाज में जाति आधारित वर्ग संरचना का टूटना दिखाते हुए लिखा। उत्तर, भारत की वर्ग रचना में जाति का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्यतः वर्ग जाति आधारित ही है। ग्रामीण भारत में अभी भी उच्च वर्गों में सिर्फ उच्च जाति के लोग ही सामान्यतः यदि अधिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए समाज पर दबदबा रखते हैं तथा इनकी राजनीतिक पहुंच भी काफी अधिक होती है। उच्च वर्ग में ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत आदि जातियां हैं। भारत में पिछड़े वर्ग में मुख्यतः पिछड़ी जाति के लोग हैं और यहाँ संख्या बल में ज्यादा होते हुए भी समाज पर इनका कम प्रभाव रहता है क्योंकि यह आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है। परंतु इधर कुछ वर्षों से, खासकर 1977 के बाद से इस वर्ग की राजनीतिक पहुंच बढ़ी है। इसके पीछे सामाजिक सुधार क्रांति है, लेकिन इसका फायदा समाज के सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं प्राप्त हो सका और जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए इस वर्ग के विकास के स्थान पर अपना उत्थान ज्यादा महत्व रखता है। अंत्यतः पिछड़ों वर्गों में एससी एसटी की प्रधानता देखने को मिलती है। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफी खराब कही जा सकती है। ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान आदि से भी महरूम रहते हैं। सरकार आरक्षण आदि के माध्यम से इनका उत्थान करना चाह रही है, लेकिन आरक्षण का फायदा वैसे लोगों को ही मिल रहा है जिन्हें उसकी आवश्यकता अपेक्षाकृत कम है। परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां एवं जातीय संगठन अपने इन वर्गों के प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, परंतु वास्तव में उनके हित के लिए वे कुछ नहीं करती। यद्यपि परंपरागत रूप से भारत के वर्ग संरचना में जाति की प्रधानता है, लेकिन आज के भारत में यह बंधन काफी हद तक टूट रहा है। अब निचली कही जाने वाली जाति के लोग भी उच्च वर्ग एवं उच्च मध्यम वर्गों में अपनी योग्यता एवं क्षमता से पहुंच रहे हैं। कई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, आईएएस, आईपीएस आदि बन रहे हैं, जिससे उनका वर्ग जाति आधारित नहीं बल्कि पद प्रतिष्ठा आधारित हो जाती है। इसमें सरकार की आरक्षण नीति भी सहायक है। आरक्षण नीति में व्यापक सुधार की आवश्यकता ताकि जरूरतमंद लोगों को ही फायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में चुनाव प्रक्रिया। चलिए इसके उत्तर लिखते हैं। भारत के अन्य राज्यों के तरह ही बिहार में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का है। विगत कुछ वर्षों से संसद तथा विधानसभा के चुनाव को निर्वाचन आयोग ने सफलतापूर्वक संपन्न करवाया है। यद्यपि विगत वर्षों के परिणामों को छोड़ दिया जाए तो अभी भी बिहार में चुनाव प्रक्रिया न्यूनतम शिक्षा स्तर, राजनीतिक अपराधीकरण, गरीबी, संसाधनों की कमी, जाति आधारित राजनीति आदि के कारण निष्पक्ष एवं स्वच्छ नहीं हो पाता। अपराधीकरण के कारण पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटना अभी भी सामान्य है। यद्यपि लोग विकास की राजनीति से प्रसन्न है, लेकिन जाति अभी भी चुनाव जीतने के लिए एक आवश्यक मुद्दा है। सरकार के सहयोग से स्त्रियों, दलितों, पिछड़ों को आरक्षण देकर राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु जमीनी स्तर पर इनका अभाव अभी भी बहुत सकारात्मक नहीं है। धन तथा बाहुबल की प्रधानता अभी भी व्यापक तौर पर बनी हुई है। एक ईमानदार परंतु गरीब व्यक्ति चुनाव जीतने की तो दूर चुनाव लड़ने के भी नहीं सोच सकता। अतः बिहार में विगत कुछ वर्षों से चुनावी प्रक्रिया में कुछ सुधार हुआ है, परंतु इन सुधारों को स्थायित्व प्रदान करते हुए अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर कराने का मुख्य उद्देश्य है कि हम स्पीड तरीके से, काफी तेज तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि एक बार आप सरसरी निगाहों से इसे एक बार देखिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका कुछ आंसर आपका अच्छा बन सके। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। भारतीय लोकतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही हो गई। स्वतंत्रता के अनेक दशक के बाद अब भारतीय लोकतंत्र में परिपक्वता के गुण देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही कई सकारात्मक प्रवृत्तियां उभरी।
लेकिन साथ ही कई नकारात्मक प्रवृत्तियां भी हावी हुई है जो हमारे लोकतंत्र के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक है। भारतीय लोकतंत्र क्रमिक रूप से लोगों के प्रति जवाबदेह और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अनुरूप होता चला गया है। देश के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया, जबकि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। भारतीय लोकतंत्र ही एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति गठबंधन सरकार की उभरी हुई है। 1977 में केंद्र में सर्वप्रथम गठबंधन सरकार का गठन हुआ। इसके बाद विभिन्न राज्यों में केंद्र में लगातार गठबंधन सरकार की बहुलता रही है। गठबंधन की सरकार का मूल कारण छोटे छोटे एवं क्षेत्रीय दलों का तीव्रता से गठन है। क्षेत्रीय दलों का गठन लोगों की राजनीति तथा लोकतंत्र के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करता है, जिससे कई सकारात्मक चिन्ह दिखे हैं। गठबंधन की राजनीति यद्यपि ज्यादा स्थायी नहीं रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के अनुरूप ठीक काम कर रही। केंद्र में एनडीए ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद यूपीए 1 के भी सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करने के बाद यूपीए 2 का गठन हुआ। कुछ वर्ष तक बिहार में भी एनडीए की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया था। भारत की जनता अब ज्यादा जागरूक हो, योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। 2005 ईस्वी में केंद्र की यूपीए सरकार ने मनरेगा तथा आरटीआई कानून बनाए जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। जनता की जागरूकता का ही परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार, काले धन पर देश भर में व्यापक विचार विमर्श चल रहा है। सरकार भी इस पर गंभीर दिख रही है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार लोकपाल विधेयक लाने की सोच रही है। लोकपाल विधेयक लाई। जनता की जागरूकता के कारण जाति और धर्म की राजनीति करने वाले दलों का अस्तित्व संकट में आ गया। इसको ज्वलंत उदाहरण है बिहार में विकास के आधार पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को पुनः सत्ता सौंपी गई। भारतीय लोकतंत्र में विगत कुछ वर्षों से युवाओं का रुझान बढ़ा है। राज्य तथा केंद्र में कई युवा विधायक, सांसद तथा मंत्री हैं। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव आयोग की सक्रियता के कारण चुनाव अब आपराधिक गतिविधियों से दूर निष्पक्ष एवं स्वच्छ होने लगे हैं। ईवीएम मशीनों के प्रयोग से चुनाव और भी स्वच्छ होने लगे। अंततः भारतीय लोकतंत्र में अनेक सकारात्मक प्रवृत्तियां उभरी है जो इसकी परिपक्वता को दर्शाती है, लेकिन साथ ही हमारे लोकतंत्र में अनेक नकारात्मक चीजों का भी प्रभाव है। जैसे अब राजनीति का स्तर पहले की अपेक्षा काफी गिर गया है। आज नेताओं का उद्देश्य मात्र चुनाव जीतना ही रह गया है। इसके कारण ऐसी चीजों को उभारा जाता है जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सद्भाव के लिए घातक है। कुछ पार्टियां जाति आधारित राजनीति के कारण चुनाव जीतने की रणनीति बना रही, तो कुछ पार्टियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपनाकर अपना वोट बैंक बढ़ा रही। भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। जनता के लिए अब सड़कों पर उतरने लगी है। की टू रिमेंबर, गठबंधन राजनीति की परिपक्वता बताएं। सरकार की जन कल्याणकारी नीति, आरटीआई, मनरेगा, जनता की जागरूकता, विकास को प्राथमिकता, राजनीति में युवाओं का परिवेश। भारतीय लोकतंत्र में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी उभरी है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। संपत्ति के अधिकार के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन उस समय का था 2005 जब चेंज हुआ था, तो उसके बाद से ये क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए इसका की टू रिमेंबर देख लेते हैं एक बार। प्रारंभ में अनुच्छेद 19F तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 301 किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई भी व्यक्ति इस अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से संसद, विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि से ही वंचित किया जा सकता है आदि। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक उदारवादी लोकतंत्र राज्य है। टिप्पणी 200 शब्दों में करें।
चलिए उत्तर देखते हैं। देश की विशालता एवं जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर विविधताओं के कारण हमारे द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्थापित लोकतांत्रिक राज्य अनेक उदारवादी तत्वों से युक्त है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक मौलिक विशिष्टता है जो इसकी स्थिरता एवं विकास का आधार है। भारत में लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ शासन में जनता की भागीदारी मात्र नहीं है, बल्कि जनता को शासन में भागीदारी योग्य बनाना भी है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने ऐसा किया। इन संशोधनों के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। इससे शासन कार्य में नौकरशाही पर दबाव कम हुआ एवं जन कल्याण को भी बढ़ावा मिला। सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र है। न्यायपालिका संविधान संरक्षण के रूप में सक्रिय है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और संविधान की मूल भावना सरकार के कार्यों से प्रभावित न हो, इसका ध्यान न्यायपालिका रखती। भारतीय मीडिया ने भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। कुछ विषयों पर सरकार गैर राजनीतिक संगठनों एवं नेताओं से भी विमर्श करती है। इधर लोकपाल विधेयक पर सरकार द्वारा गैर राजनीतिक व्यक्तियों से विचार विमर्श भारतीय लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के मौलिक अधिकार, संविधान के कुछ अन्य प्रावधान तथा इन प्रावधानों एवं लोकतंत्र में जनता की शक्ति के वशीभूत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं यथा मनरेगा, NRHM, IAY आदि के आधार पर भारत को एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर 43वीं BPSC मुख्य परीक्षा तक समाप्त हुआ। 42वीं का कल क्लास करेंगे। तो थैंक यू।